संकेश ज्वेलर्स एक और ज्वेलरी कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है। ये एक यूनिक ज्वेलरी कंपनी है एंड स्टॉक मार्केट यूनिकनेस को हमेशा एक प्रीमियम वैल्यू देता है। एंड अभी ये कंपनी अपना आईपीओ लेस देन 13 के पी मल्टीपल पर लेकर आ रही है। तो फिर क्या इस कंपनी का आईपीओ आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है? जानने की कोशिश करते हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में। संकेश ज्वेलर्स लिमिटेड ये कंपनी एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। 2005 से बिजनेस कर रही है। हालांकि जो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं उन्होंने इस बिजनेस को 2005 से भी पहले शुरू कर दिया था। पहले वो इस बिजनेस को प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में करते थे एंड बाद में उन्होंने अपने आप को कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अगर हम बात करें इस कंपनी के बिजनेस की तो यहां पर ये एक यूनिक कंपनी बन जाती है बिकॉज ये कंपनी 18 एंड 22 कैरेट गोल्ड की हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी बनाती है, हैंडमेड ज्वेलरी बनाती है एंड ये इस कंपनी को अपने आप में थोड़ा सा यूनिक बना देता है। एंड ऐसे ही जो ये कंपनी है, ये कंपनी अपनी ज्वेलरी को डायरेक्टली आपके और मेरे जैसे लोगों को नहीं बेचती। ये कंपनी अपनी ज्वेलरी दूसरी कंपनीज को बेचती है, दूसरे ज्वेलर्स को बेचते हैं जो उसके बाद आपके और मेरे जैसे लोगों को बेचते हैं। बेसिकली ये एक B2B ज्वेलरी कंपनी है जो काफी सारी अलग अलग तरह की ज्वेलरी बनाती है। एंड यहाँ पर जो इस कंपनी की स्पेशलाइजेशन है वो है ब्राइडल से रिलेटेड ज्वेलरी। तो हैंडमेड ब्राइडल ज्वेलरी इस कंपनी की एक स्पेशलिटी बन जाती है। ज्वेलरी की वैरायटीज तो इस कंपनी के पास बहुत हैं, जैसे कि बैंगल्स, ब्राइडल ज्वेलरी, चोकर, झुमका, नेकलेस, मंगलसूत्र, रिंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड इस तरह के कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। तो कुल मिला के वेराइटीज कंपनी की बहुत सारी है, बट ये कंपनी B2B सेगमेंट में ऑपरेट करती है। एंड अगर हम इस कंपनी के क्लाइंट्स देखें दैट कौन कौन सी कंपनियां इस कंपनी से ज्वेलरी खरीद के आपके और मेरे जैसे लोगों को बेचती हैं, तो वहां पर आपको बहुत बड़े बड़े नाम्स दिख जाएंगे। जैसे कि इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में जॉय आलुकास, PN गडकिल, कल्याण ज्वेलर्स, नोवल ज्वेल्स, मनोज वैभव ज्वेलर्स, इस तरह के काफी बड़े बड़े ब्रांड नेम्स आपको इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में मिल जाएंगे। अब जो इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट है वो काफी जबरदस्त है एंड इस तरह की क्लाइंट लिस्ट सिर्फ तभी बनती है जब आप क्वालिटी प्रोवाइड करते हो एंड टाइमली डिलीवरी प्रोवाइड करते हो। एंड इस बिजनेस की एक और थोड़ी सी यूनिकनेस होती है दैट जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग होती है वो गोल्ड से लिंक होती है। मतलब गोल्ड प्राइस बढ़ेंगे तो इनकी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी, इनके मार्जिन बढ़ेंगे। बट एट द सेम टाइम अगर गोल्ड प्राइस गिरेंगे तो फिर इनकी प्राइस नहीं बढ़ेगी, इनकी प्राइस थोड़ी सी कम होगी लेकिन इनका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो कुल मिला के दोनों साइड में विन विन सिचुएशन होती है। प्राइस बढ़ेगी तो आपके मार्जिन बढ़ेंगे, प्राइस गिरेगी तो फिर आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। विन विन सिचुएशन हुई दोनों केस में। ये एक और यूनिकनेस हो जाती है इस तरह की कंपनीज के लिए। अब अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को थोड़ा सा डिकोड करें तो जो इस कंपनी के कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं वहां से इस कंपनी की 64 से 65% के बीच में रेवेन्यू आती है। एंड जो नॉन कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं, ऐसे ज्वेलर जो कंपनी की फॉर्म में ऑपरेट नहीं करते, वहां से 35 टू 36% के बीच में रेवेन्यू आती है। ऐसे ही ये कंपनी एक किस्म से ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर ऑपरेट करती है। 24 स्टेट्स में इस कंपनी की प्रेजेंस है जहां पर ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। बट महाराष्ट्र से इस कंपनी की मोर देन 25% रेवेन्यू आती है। बट जो ये B2B सेक्टर की कंपनियां होती हैं, यहाँ पर कई बार हमको क्लाइंट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इस कंपनी के केस में ये जो पर्टिकुलर कंसर्न है ये थोड़ा सा कम है बिकॉज इस कंपनी का जो सबसे बड़ा कस्टमर है वहाँ से 6% के आसपास रेवेन्यू आती है। 5% के आसपास टॉप 5 कस्टमर से इस कंपनी की 23 से 24% के बीच में रेवेन्यू आती है। टॉप 10 कस्टमर से इस कंपनी की 39 से 40% के बीच में रेवेन्यू आती है। तो क्लाइंट कंसंट्रेशन इतना कंसर्निंग नहीं है। अब फाइनेंशियल्स देखते हैं। 2026 में कंपनी का एसेट बेस है 403 करोड़ रुपीस का। रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है एज कम्पेयर टू 2024 एंड 2026 में कंपनी की रेवेन्यू है 1630 करोड़ रुपीस की। इस कंपनी ने 2026 में 158 करोड़ रुपीस का एबिटा कमाया है, 107 करोड़ रुपीस के आसपास का प्रॉफिट कमाया है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो एक किस्म से आप फ्लैट है, ना तो वो पॉजिटिव है एंड ना ही नेगेटिव है। ये 33 लाख का ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इसको हम एक किस्म से फ्लैट ही मानेंगे। एंड 167 करोड़ रुपीस की इस कंपनी की बुक्स में बोरोविंग है, जो कि कंसर्निंग तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड इस आईपीओ के बाद ये बोरोविंग और थोड़ी सी कम होने वाली है। अब जो भी ये B2B ज्वेलरी कंपनियां होती हैं, इनके मार्जिन काफी कम होते हैं। बट इस कंपनी की स्पेशलाइजेशन है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी में, जहां पर मार्जिन बेटर होते हैं। एंड यही रीजन है ये कंपनी ऑलमोस्ट 10% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। ये कंपनी 6.5% के आसपास के पैट मार्जिन हैं। मोर देन 50% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड मोर देन 41% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। बट जो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन से थोड़े से कंसर्निंग भी है बिकॉज यहाँ पर हमको मार्जिन में ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को मिली है।
एंड इसकी वजह से शायद कंपनी ने कोई एडजस्टमेंट करी हो, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। एंड अगर हम बात करें इस कंपनी के आईपीओ स्ट्रक्चर की, तो ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 1367.39 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। 367.18 करोड़ रुपीस का इस कंपनी का इशू साइज है। 88 रुपीज से 93 रुपीज का इस कंपनी के शेयर का प्राइस बैंड है। 160 शेयर्स का लॉट साइज है। तो इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 14,880 रुपीज की। 18 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा, 20 अगस्त को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 25 अगस्त को इस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। ऐसे ही इस आईपीओ के थ्रू जो भी फंडे कंपनी मोबिलाइज कर रही है, 158 करोड़ रुपीज कंपनी यूज करने वाली है डेट्स की रीपेमेंट के लिए। प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन इंप्रूव होंगे इसकी वजह से। 38 करोड़ रुपीज कंपनी यूज करेगी वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए। ये पैसा कंपनी के बिजनेस में डायरेक्टली लगेगा। एंड बैलेंस फंड ये कंपनी यूज करेगी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए एंड आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। ये इस कंपनी का एक आईपीओ स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर हम इस कंपनी के बिजनेस को, फाइनेंशियल्स को, मार्जिन्स को, आईपीओ स्ट्रक्चर को, यूज ऑफ आईपीओ स्ट्रक्चर को एक साथ कंसोलिडेट करके देखें तो यूनिक कंपनी है। लेस देन 13 के पी मल्टीपल पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। मतलब वैल्यूएशन यहां पर एक्सपेंसिव साइड पर तो बिल्कुल भी नहीं है। इसकी वजह से हो सकता है कंपनी के आईपीओ को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिले, कंपनी की लिस्टिंग भी अच्छी खासी हमको देखने को मिल सकती है। लॉन्ग रन में कंपनी किस तरह से परफॉर्म करेगी हमको तभी पता चलेगा जब ये कंपनी आगे आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में अच्छे रिजल्ट्स डिक्लेयर करेगी। बट अभी जो कंपनी के मार्जिन्स में सडन जंप आया है ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, बिकॉज B2B सेगमेंट की ज्वेलरी कंपनीज में नॉर्मली हमको इस तरह के मार्जिन्स नहीं देखने को मिलते हैं। ये कंपनी बोलती है दैट हम हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी में डील करते हैं, बट अगेन जो मार्जिन में सडन जंप है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस पर्टिकुलर फैक्टर को आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। बट अभी जो लेस देन 13 का पी मल्टीपल है, हो सकता है कंपनी के आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिले, बम्पर लिस्टिंग हो। बट नॉर्मली ज्वेलरी सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं लिस्टिंग वाले दिन कम ही डिसअपॉइंट करती हैं। लॉन्ग रन में हमको फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। तो मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करूंगा, बट मेरे डिसीजन के बेसिस पर आपका डिसीजन नहीं होना चाहिए। आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।